मित्रों, आज हम देश के दो सबसे बड़े नेताओं के ग्लोबल विजन का विश्लेषण करेंगे। हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे भारत की शक्ति पताका को विश्व पटल पर दर्ज कराने के लिए दो बड़े नेता इस वक्त दुनिया के दो देशों के साथ चर्चा और समझौते कर रहे हैं। मित्रों, पहली बार देश की डबल इंजन सरकार का ग्लोबल मिशन दुनिया देख रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो इजराइल में हैं, दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो जापान के दौरे पर हैं। इजराइल और जापान दोनों विकसित देश हैं, दोनों भारत के सबसे करीबी मित्र देशों में शामिल हैं और इन्हीं दोनों मित्र देशों के जरिए आर्थिक और सैन्य शक्ति को एक साथ साधने का प्रयास हो रहा है। इसलिए आज हम भारत के मित्र देशों में पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के भारत केंद्रित ग्लोबल विजन को डिकोड करेंगे। और हम आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री इजराइल की संसद को संबोधित करने वाले हैं। जैसे ही उनका संबोधन शुरू होगा हम आपको वहां पर लेकर चलेंगे। मित्रों, किसी भी शक्ति संपन्न देश के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक संहारक सैन्य शक्ति, आधुनिक सैन्य तकनीक, दुश्मनों को ध्वस्त करने वाली ताकत, और दूसरी सशक्त आर्थिक ताकत। ऐसी आर्थिक ताकत जो देशवासियों को समृद्ध करे और दुनिया के लिए मानदंड बने, देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करने में सहयोग करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय भारत को सैन्य और आर्थिक मोर्चे पर मजबूत करने के इसी मिशन पर हैं। समझिए, इजराइल रक्षा क्षेत्र में दुनिया की प्रमुख शक्तियों में शामिल है। इजराइल की रक्षा तकनीक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीक में शुमार है। पीएम मोदी उसी इजराइल के साथ सैन्य समझौता करने वाले हैं, उसी इजराइल की संसद को संबोधित करने वाले हैं। इस समय पीएम मोदी इजराइल की संसद में मौजूद हैं और मैं चाहूंगा कि उस तस्वीरों को हम आपको दिखाते रहें। साथ साथ हम आपको बताएंगे कि भारत इजराइल का रक्षा समझौता कैसे वर्ल्ड ऑर्डर को बदलेगा। भारत और इजराइल का सैन्य समझौता दुनिया में भारत की बढ़ती सैन्य ताकत को कैसे प्रदर्शित करेगा, हम आपको विस्तार से बताएंगे। इजराइल भारत में है, दूसरी तरफ जापान भगवा में है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इजराइल के साथ सैन्य समझौता करने वाले हैं, तो योगी आदित्यनाथ आर्थिक विकास की तीव्रता और नई शक्ति देने के लिए जापान के साथ नए निवेश पर समझौता कर रहे हैं। मित्रों, पहली बार यह संयोग बना है जब प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी एक ही समय दो प्रमुख देशों के दौरे पर हैं। यह सामान्य संयोग नहीं है, यह रक्षा और आर्थिक मोर्चे पर भारत की विकास यात्रा का नया चैप्टर है। अब हम विस्तार से इस चैप्टर के हर पन्ने का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, जब आपके सुख दुख में साथ रहने वाले, हर मुश्किल में आपके साथ खड़े रहने वाले रिश्तेदार और शुभचिंतक आपके घर में आते हैं तो घर में उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। आज इजराइल में भी उत्सव जैसा माहौल है, क्योंकि आज इजराइल के विश्वसनीय मित्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री यहां पर 2 दिन रहेंगे। आज उनका स्वागत पूरे इजराइल ने किया। इजराइल की संसद में उनका सम्मान किस तरह किया गया, ये भी आप देख रहे हैं। उन्हें सुनने के लिए पक्ष विपक्ष सभी एकजुट हैं। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं उन तालियों की गूंज जो कि इजराइल की संसद में सुनाई दे रही है। इजराइल में भारत के प्रधानमंत्री के दौरे से उत्सव जैसा माहौल क्यों है? जिस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध कभी भी शुरू होने की आशंका जाहिर की जा रही है और इजराइल इस युद्ध में शामिल होना तय है, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के तेल अवीव दौरे पर ईरान क्या सोच रहा है, आज आपको यह भी जानना चाहिए। अगले 2 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ कौन से बड़े समझौते करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इजराइल में भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत की भव्य तस्वीरें देखनी चाहिए। हाथ जोड़कर अभिवादन भारत की परंपरा है। प्रधानमंत्री मोदी के इस नमस्ते का जवाब देने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू प्लेन की सीढ़ियों के बिल्कुल पास खड़े थे, जो सारे प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट में अपने मित्र का स्वागत करने अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। नमस्ते का जवाब बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने नमस्ते से दिया। दो सच्चे दोस्त मुलाकात के दौरान पहले हाथ मिलाते हैं, फिर गले मिलते हैं। लेकिन आज कुछ और भी मिल रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी पत्नी को बताया आज उनकी ड्रेस का रंग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉकेट स्क्वायर के कलर से मिल रहा है। You see what you want? Absolutely. Look at the yes, color. my brother. Thank you.
तेल अवीव में इस भगवत सहयोग और हल्के फुल्के क्षणों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस स्वागत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के बीच एक मीटिंग हुई। मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सिर्फ इजराइल की सरकार और लोगों ने ही उत्साह नहीं दिखाया। इजराइल के विपक्षी नेताओं ने भी मित्र देश के प्रधानमंत्री का तेल अवीव में दिल से स्वागत किया। हालांकि इजराइल में नेतन्याहू और विपक्षी दलों के बीच एक विवाद भी चल रहा है। विपक्षी दल संसद में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष आइजैक अमीत को आमंत्रित करने की मांग कर रहे थे। ऐसा नहीं करने पर संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार करने की धमकी दी जा रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल पहुंचने से पहले विपक्षी दलों ने सारे विवाद एक तरफ रख दिए। आज आपको इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता याइर लैपिड के बयान के बारे में जानना चाहिए, जो उन्होंने हिंदी में दिया। याइर लैपिड ने कहा, सारा इजराइल प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। वो इजराइल के सच्चे मित्र हैं। इजराइल और भारत के बीच का संबंध केवल एक रणनीतिक संबंध नहीं है, बल्कि राष्ट्रों के बीच गहरी मित्रता का बंधन है। यानी इजराइल के जो विपक्षी नेता सरकार से इतने नाराज थे कि संसद के विशेष सत्र के बहिष्कार की धमकी दे रहे थे, लेकिन अब वो तालियां बजा रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता के बंधन की बात कही। याइर लैपिड ने ऐसा कहकर सुनिश्चित किया कि भारत तक संदेश जाए, भारत को लेकर इजराइल में सिर्फ मित्रता का भाव है और इजराइल की राजनीतिक पार्टियों का आपस में मतभेद हो सकता है। भारत से इजराइल की दोस्ती को लेकर कोई मतभेद नहीं है। लेकिन जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के रास्ते में थे, उस वक्त भारत का विपक्ष क्या कर रहा था, प्रधानमंत्री मोदी को क्या सलाह दे रहा था, आज आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी आगामी इजराइल यात्रा के दौरान इजराइल की संसद को संबोधित करते समय गाजा में हजारों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की कथित नरसंहार की घटना का उल्लेख करेंगे और उनके लिए न्याय की मांग करेंगे। भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने पूरे इतिहास में सही के पक्ष में खड़े होने की परंपरा निभाई है। हमें दुनिया को सत्य, शांति और न्याय का मार्ग दिखाते रहना चाहिए। समझ रहे हैं आप? इजराइल के विपक्षी नेता प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले सारे मतभेद भुलाकर भारत के लिए एक इजराइल का संदेश दे रहे हैं, लेकिन भारत का विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को संदेश दे रहा है इजराइल के संसद में वो ऐसा भाषण दें जिससे भारत और इजराइल की मित्रता में दरार आ जाए। भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी इससे पहले भी अपने फिलिस्तीन प्रेम के लिए चर्चा में रही है। फिलिस्तीन से प्यार करना, फिलिस्तीन के लोगों की फिक्र करना अच्छी बात है, लेकिन इजराइल की संसद में जाकर इस प्रेम को दिखाने की सलाह देना, क्या यह भारत के हित में है? जो इजराइल हर युद्ध में भारत का खुलकर समर्थन करता है, जिससे मिले हथियारों से कारगिल से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक दुश्मन के दांत जिसने खट्टे किए, जो पहलगाम आतंकी हमले का सबसे पहले विरोध करता है, क्या उस देश को उसकी संसद में शर्मिंदा करने की सलाह देना भारत के हित में है? आज इजराइल के विपक्ष को देखकर भारत की विपक्षी पार्टियों को कुछ सीखना चाहिए। यह समझना चाहिए, आपसी मतभेद और विचारधारा कभी भी देश हित से ऊपर नहीं हो सकते। इजराइल के विपक्ष की भावना भारत की उस सियासी सोच के लिए भी सबक है जो राजनीतिक दुश्मनी को देश के सम्मान और छवि से ऊपर रखती है, जो देश की छवि को दुनिया के सामने रखने वाले आयोजनों में कपड़ा उतारकर प्रदर्शन करते हैं, सरकार का विरोध करने के लिए देश के सम्मान को तार तार कर देते हैं। मित्रों, आप भी अब तक उन तस्वीरों को नहीं भूले होंगे। भारत में हुए एआई समिट में दुनिया भर से मेहमान आए थे और उनके सामने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर भारत अमेरिकी डील का विरोध किया था। इजराइल का विपक्ष भी इस वक्त सरकार से नाराज है अपनी। वहां पर इजराइल के विपक्षी नेता भी विवाद को बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत के सामने इजराइल की एकता का संदेश दिया। अगर भारत की विपक्षी पार्टियां इससे कुछ सीख पाएं तो उनको भविष्य एक बात जरूर याद रखनी चाहिए। भविष्य में जब देश की सम्मान की बात हो, जब कोई मित्र अपने देश में आया हुआ हो, तो उसकी आरती उतारते हैं, उसके सामने बनियान नहीं उतारते। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर उस वक्त पहुंचे जब अमेरिका और ईरान युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। कल जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच मीटिंग होने वाली है, जिसका नतीजा तय करेगा अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होगा या नहीं होगा।
ट्रंप चेतावनी दे चुके हैं, अगर जिनेवा में ईरान ने अमेरिका से डील नहीं की तो अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। यह युद्ध शुरू हुआ तो आज यहां पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, हो सकता है वहां ईरान हमला करे। इजराइल के अलावा ईरान भी भारत का मित्र देश है। ऐसे में आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, इस वक्त तेल अवीव में प्रधानमंत्री की मौजूदगी ईरान को क्या संदेश दे रही है। मित्रों, यहां पर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति काम आती है, जो दुश्मनों का दोस्त बनने में महारत रखती है। भारत इजराइल के साथ भी खड़ा है और देश हित में ईरान के साथ भी अच्छे संबंध बरकरार हैं। और ये सिर्फ जुबानी बातें नहीं हैं, कूटनीतिक मंचों पर भारत ने इसे साबित भी किया है। 23 जनवरी को 2026 के दिन, यानी लगभग एक महीने पहले, भारत ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान का साथ दिया था। तब भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। इस प्रस्ताव में ईरान के अंदर हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर सरकार की कार्रवाई की निंदा की गई थी। ईरान की कार्रवाई को समाप्त करने की मांग वाला यह प्रस्ताव 47 देशों वाली परिषद में पारित हो गया था। परिषद के 24 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 14 ने मतदान से परहेज किया। लेकिन भारत ने कुछ और देशों के साथ इसका विरोध किया था। इसके अलावा 12 सितंबर 2025 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन का साथ दिया। भारत ने फिलिस्तीन विवाद के 2 राज्य समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया। इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन का विरोध करता है। इजराइल ईरान का जानी दुश्मन है, लेकिन इसके बावजूद भारत की इन भावनाओं का नेतन्याहू सम्मान करते हैं और इससे भारत और इजराइल की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा ईरान और फिलिस्तीन भी जानते हैं भारत इजराइल का दोस्त है, लेकिन उनका दुश्मन नहीं। मित्रों, मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन रमजान के महीने में इस्लाम धर्म के तीसरे सबसे पवित्र स्थान अल-अक्सा मस्जिद में नमाज को लेकर भी विवाद चल रहा है। इजराइल ने रमजान में कुछ ऐसी पाबंदियां लगाई हैं जिसका मुसलमान विरोध कर रहे हैं। मित्रों, जी न्यूज की टीम इस समय इजराइल में मौजूद है। आज आपको इजराइल में चल रहे इस तनाव पर जी न्यूज की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखनी चाहिए। ये परिसर मुसलमानों के लिए अल-अक्सा मस्जिद है, जबकि यहूदियों के लिए ये क्षेत्र टेम्पल माउंट है, जहां कभी प्राचीन मंदिर स्थित थे। लेकिन मुसलमान हो या फिर यहूदी, दोनों इस जगह को सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं। जो सामने आपको ये दीवार नजर आ रही है, इसको जो है पश्चिमी दीवार भी बोलते हैं और इसको वेस्टर्न वॉल इंग्लिश में कहते हैं। ये यहूदियों की, खासतौर से ज्यूश की बहुत ही पवित्र जगह है। लेकिन इस दीवार के दूसरी तरफ की आपको तस्वीर दिखाएं तो अल-अक्सा मस्जिद है, जिसमें मुस्लिम जो है नमाज पढ़ते हैं। इससे पहले भी अल-अक्सा मस्जिद पर विवाद हुआ है। और मित्रों, एक बार फिर से आपको इजराइल की संसद में लेकर चल रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संसद को संबोधित कर रहे हैं। ומכאן לים התיכון ולאירופה, ועמק המסדרון היבשתי ימי הזה יכול להתקיים ולשגשג רק אם יעבור דרך מדינות יציבות ובטוחות, ואין מדינות חזקות ובטוחות יותר בציר הזה מאשר הודו וישראל. संसद को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इजराइल में भारत के सैन्य शक्ति को मजबूती से साथ रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जापान में भारत के अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए बड़े समझौते कर रहे हैं। ये 2 बड़ी खबरें हैं, लेकिन इस वक्त इजराइल के संसद में प्रधानमंत्री मौजूद हैं और वहां पर अब से थोड़ी देर बाद ही वो इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे। कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौते इजराइल के साथ होने हैं और इन समझौतों को लेकर के पूरी दुनिया की नजर लगी और टिकी हुई है, खासतौर से इस बात को लेकर के कि वो हथियार जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के लिए मददगार साबित हुए थे, क्या उनसे आगे बढ़कर इजराइल और भारत के बीच में और बड़ी डिफेंस डील हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण कल का दिन है खासतौर से, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण अब से कुछ पल के बाद में प्रधानमंत्री का संबोधन जो इजराइल की संसद में होने वाला है वो रहेगा, क्योंकि यहां से पता चलेगा बहुत सारे दशाएं खासतौर से इजराइल के आसपास के वो देश जो कि बहुत ध्यान से प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण को सुन रहे होंगे या सुनना चाह रहे होंगे। इसमें सबसे प्रमुख ईरान है। लेकिन हम बात कर रहे हैं, आज 2 लोग इस वक्त भारत के डबल इंजन की सरकार को लेकर के विदेश में निकले हुए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कि इजराइल में मौजूद हैं और दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कि सिंगापुर में दौरा अपना खत्म करके जापान पहुंच चुके हैं। भगवान बुद्ध की धरती से बौद्ध धर्म के केंद्र जापान पहुंचे सीएम योगी ने
कैसे भारत और जापान के सांस्कृतिक संबंधों की व्याख्या की, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सीएम योगी के मोदी मॉडल को समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अप्रैल 2007 में वो जापान दौरे पर गए थे। बतौर सीएम उनका दूसरा कार्यकाल था। सीएम योगी भी बतौर अपने दूसरे कार्यकाल में जापान पहुंचे हैं। मित्रों, सीएम योगी के मोदी मॉडल के एक और तथ्य की तरफ हम जरूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। गुजरात के सीएम के तौर पर राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत की थी। इसी तर्ज पर योगी ने यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत की है। यूपी के अर्थतंत्र को मजबूती देने के अपने इसी मिशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान में आगे बढ़ रहे हैं। भारत के एक भगवाधारी मुख्यमंत्री को लेकर जापान में कितनी उत्सुकता है, कितना क्रेज है, इसे आपको जरूर देखना और सुनना चाहिए। जापान में सीएम योगी को लेकर जो क्रेज दिखाई दिया और सुनाई दे रहा है वो अप्रत्याशित नहीं है। इसके पीछे है सदियों का सांस्कृतिक जुड़ाव। बौद्ध और हिंदू धर्म भारत और जापान के संबंधों को अटूट बनाते हैं और ये वो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुल है जो भारत को जापान से जोड़ता है। बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ। उत्तर प्रदेश में सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर जैसे प्रमुख बौद्ध धर्म स्थल हैं। योगी आदित्यनाथ बौद्ध आस्था के केंद्र उसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो स्वयं सनातन के प्रतिनिधि और ध्वजवाहक भी हैं। इस सांस्कृतिक जुड़ाव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शब्दों के जरिए रेखांकित भी किया। पहले सुनिए कि किन शब्दों में योगी आदित्यनाथ ने भारत और जापान के सांस्कृतिक संबंधों को फिर से जीवंत किया। जो धरा अपने आप को लैंड ऑफ द सनराइज के रूप में विख्यात है, मैं उसको नमन करता हूं। भारत और जापान का संबंध, यह संबंध सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होकर के और सूर्यवंश की राजधानी उत्तर प्रदेश को एक आत्मीय संवाद के साथ जोड़ती है। उत्तर प्रदेश सूर्यवंश के राजा भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले भगवान बुद्ध की भी पावन धरा उत्तर प्रदेश है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दूरदर्शी नेता वही है जो सही रास्ता जानता है, सही रास्ते पर चलता है और सबको सही रास्ता दिखाता है। योगी आदित्यनाथ यही कर रहे हैं। जापान और भारत के सांस्कृतिक संबंधों की विरासत को याद करने के बाद उन्होंने आर्थिक संबंधों की चर्चा की। योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य 2030 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके लिए निवेश जरूरी है। इसी निवेश के लिए सीएम योगी जापान पहुंचे हैं। जापान दौरे के पहले दिन सीएम योगी ने जापानी कंपनियों से निवेश के 11,000 करोड़ रुपए के समझौते किए। कुबोता कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश में कृषि और औद्योगिक मशीनरी लगाएगा। मिंडा कॉर्पोरेशन यूपी में ऑटोमोटिव कंपोनेंट यानी गाड़ियों के कलपुर्जे बनाने के लिए निवेश करेगा। जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एरोस्पेस सेक्टर के लिए एडवांस कनेक्टर्स बनाएगी। नागासे एंड कंपनी लिमिटेड केमिकल्स और कलपुर्जे बनाने के लिए निवेश करेगी। सीको एडवांस रोजाना इस्तेमाल होने वाले घरेलू उपकरण बनाने के लिए निवेश करेगी। मित्रों, इस निवेश से उत्तर प्रदेश के अर्थतंत्र को मजबूती मिलेगी, युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मित्रों, आज टोक्यो में सीएम योगी ने वो कारण भी बताए, लेकिन आपको पहले अब सीधे इजराइल की संसद लेकर चलते हैं। His Excellency Prime Minister Benjamin Netanyahu, His Excellency Mr. Amir Ohana, Speaker of the Knesset, His Excellency Mr. Yair Lapid, Leader of the Opposition,
honorable members of the Knesset, my dear sisters and brothers, Shalom. Namaste. Honorable members, it is a privilege and an honor for me to stand before this distinguished house. I do so as the Prime Minister of India and also as a representative of one ancient civilization addressing another. I bring with me the greetings of 1.4 billion Indians and a message of friendship, respect, and partnership. I thank you, Mr. Speaker, for your kind invitation and for your wonderful gesture of lighting up the Knesset in Indian colors. Your visit to India 3 years ago was the first by a Speaker of the Knesset, and thanks to you, I am the first Prime Minister of India to address this august gathering. Nine years ago, I had the good fortune to be the first Prime Minister of India to visit Israel. And I'm very happy to be here again, returning to a land to which I have always felt drawn. After all, I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens.
like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. Terrorism aims to destabilize societies, to block development, and to erode trust. Countering terrorism requires sustained and coordinated global action because terror anywhere threatens peace everywhere. That is why India supports all efforts that contribute to durable peace and regional stability. Some years ago, when you concluded the Abraham Accords, we applauded your courage and vision. It was a moment of new hope for a long troubled region. Since then, the situation has changed significantly. The path is even more challenging. Yet, it is important to sustain that hope. The Gaza Peace Initiative that was endorsed by the UN Security Council offers a pathway. India has expressed its firm support for the initiative. We believe that it holds the promise of a just and durable peace for all the people of the region, including by addressing the Palestine issue. Let all our efforts be guided by wisdom, courage, and humanity. The road to peace is not always easy, but India joins you and the world for dialogue, peace, and stability in this region. Honorable members, in India, there is a great admiration for Israel's resolve, courage, and achievements. Long before we related to each other as modern states, we were linked by ties that go back more than 2,000 years. The book of Esther refers to India as Hodu. The Talmud records trade with India in ancient times. Jewish merchants traveled across sea routes that connected the Mediterranean with the Indian Ocean. They came seeking opportunity and dignity. And in India, they became one of us. Jewish communities have lived in India without fear of persecution or discrimination. They have preserved their faith and participated fully in society. That record is a source of pride for us. Honorable members,
the Bene Israel of Maharashtra, the Kochini Jews of Kerala, the Baghdadi Jews of Kolkata and Mumbai, and the Bene Menashe of the Northeast have enriched India. In my home state, Gujarat, there is a school set up by a Bene Israeli family, Mr. and Mrs. Best. It is an excellent school, and of course, it is called the Best School. Edwin Myers gave shape to the film's division of India and was a towering figure in the history of Indian cinema. Dr. Rubin David was the founder of the Kankaria Zoo in Ahmedabad. The actor David Abraham Chaulkar, or Uncle David, become a household name across the country. Walter Kaufman composed the signature tune for All India Radio. David Sassoon built many institutions that still serve Indian society. And of course, the heroic contribution of Lieutenant General J.F.R. Jacob during the 1970 war with Pakistan is widely known. I had the honor of working closely with him after his retirement. We discussed India-Israel relations, among many other things, over many cups of tea. There have been countless others whose contributions are woven into India's rich fabric of life. Honorable members, there was movement from India to Israel too, when many Indian Jews migrated to Israel in the mid-20th century. Today, a vibrant Indian origin Jewish community lives here. They are contributed to the building of modern Israel in laboratories and hospitals, in classrooms, and also on the battlefield. They hold firmly that Israel is their fatherland and India their motherland. We are proud of them. Honorable members, India's connection to this land is also written in blood and sacrifice. During the First World War, more than 4,000 Indian soldiers laid down their lives in this region. The cavalry charge at Haifa in September 1918 remains a significant chapter in military history. Major Thakur Dalpat Singh, remembered as the hero of Haifa, symbolize the shared history. During my last visit, I was deeply moved
to pay my respect at the Haifa Memorial for Indian soldiers. Honorable members, last month, the world marked the International Holocaust Remembrance Day. The Holocaust stands as one of humanity's darkest chapters. Yet, even in those turbulent years, some acts of humanity stood out. The Maharaja of Navanagar in Gujarat, also known as the Jam Sahib, offered refuge to Polish children, including Jewish children who had nowhere else to turn. I am told that a statue of Jam Sahib was unveiled in Moshav Nevatim recently. Thank you. Thank you for this honor and remembrance. Honorable members, after India's independence, many Indian leaders felt a kinship with the people of Israel. India's parliamentary debates of the 1950s are witness to their admiration for Israel's effort to develop agriculture in the desert. The kibbutz movement of Israel inspired our leaders like Acharya Vinoba Bhave and Loknayak Jayaprakash Narayan. First in my home state, Gujarat, and now across India, I've seen the approach of per drop, more crop work wonders in agriculture. My own first visit to Israel was in 2006 as the Chief Minister of Gujarat. Later in 2017, during my visit to Israel as Prime Minister, our two countries elevated the relationship to a strategic partnership. Since then, our engagement has expanded in scale and scope, and we are committed to further consolidate this relationship across many sectors. Honorable members, for the last few years, India has been the fastest growing major economy in the world. Soon, we will be among the top 3 economies globally. At the same time, Israel is a powerhouse of innovation and technological leadership. This creates a natural foundation for our forward-looking partnership. We are committed to expanding trade, strengthening investment flows, and promoting joint infrastructure development. The bilateral investment treaty signed last year will provide confidence and predictability to our businesses. In the last few years, India has concluded a number of important trade agreements with other nations. To your west, the European Union
and the UK. To your east, the UAE and Oman. Our bilateral goods trade has grown significantly in recent years, but it does not reflect the full scope of opportunity. That is why our teams are working hard to negotiate an ambitious free trade agreement. It will unlock the vast untapped potential in our trade relationship. We will also work closely in different formats, such as India, Middle East, Europe Economic Corridor, and the I2U2 framework between India, Israel, UAE, and the US. Defense and security is another important pillar of our partnership. In November last year, we signed an MOU on defense cooperation. In today's uncertain world, a strong defense partnership between trusted partners like India and Israel is of vital importance. Honorable members, Israel is often called the startup nation. In recent years, we have also been working to unlock the innovation and creativity of our youth. I recall that in 2018, Prime Minister Netanyahu and I inaugurated the iCreate Technology Business Incubator in India. Since then, it has supported nearly 900 such startups. Last week, we hosted the world's largest and the most democratized AI Impact Summit with representatives from over 100 countries. Our aspirational spirit aligns naturally with Israel's innovation ecosystem. I see a lot of synergies in areas such as quantum technologies, semiconductors, and artificial intelligence. We are also working with Israel on creating cross-border financial linkages using our digital public infrastructure. Honorable members, I mentioned how inspiring we found Israel's agricultural miracle in desert. Israeli expertise in precision irrigation and water management has already transformed agricultural practices in India. Together, we have established 43 centers of excellence across India that have provided training to more than 500,000 farmers. We should now set an ambitious goal to expanding to 100 centers to benefit millions of farmers and fishermen. Honorable members, at the heart of the India-Israel partnership are the ties between our peoples. When I first visited Israel in 2006, there were a handful of yoga centers in Israel. Today, yoga seems to be practiced in almost every neighborhood. I am told that interest
Interest in Ayurveda is also growing in Israel. I invite more and more young Israelis to travel to India. They will witness the dynamism of our society and experience what holistic wellness can do for the body and the mind. I'm happy to inform this August House that the Indian Parliament has set up a parliamentary friendship group for Israel. I invite you all to visit India and look forward to having more exchanges between our members of parliament. I am aware that Indian caregivers and skilled workers in Israel contribute immensely to families and communities. They have displayed remarkable courage and dedication in times of crisis, including on October 7. We are proud of them. As the Jewish teachings reminds us, whoever saves one life saves the entire world. Their service reflects the strength of the human bonds behind our cooperation. We will continue to facilitate the movement of workers and professionals across sectors that benefit both of our nations. Honorable members, we are both ancient civilizations, and it is perhaps no surprise that our civilizational traditions also reveal philosophical parallels. In Israel, the principle of Tikkun Olam speaks of healing the world. In India, Vasudhaiv Kutumbakam affirms that the world is one family. Both ideas extend responsibility beyond immediate boundaries. They ask societies to act with compassion and moral courage. Judaism emphasizes halakha, guiding everyday conduct through law and practice. Hindu philosophy speaks of dharma, the moral order that shapes duty and right action. In both traditions, ethical life is lived through action and faith is expressed through conduct. There is an enduring similarity in our festivals as well. You celebrate Hanukkah with the warm glow of candles. Around the same time, we celebrate Diwali, the festival of lights, with the gentle radiance of lamps. Soon, India will celebrate the festival of Holi, filled with happiness and color. And around the same time, Israel will also celebrate Purim
with enthusiasm and joy. Honorable members, our shared ideals are the deep foundations that give strength to our modern partnership. We are democracies shaped by history and focus on the future. Our partnership is grounded in shared experience and shared aspirations. Our strong partnership not only serves national interests, but also contributes to global stability and prosperity. Let us ensure that the friendship between India and Israel remains a source of strength in an uncertain world. Am Israel Chai. Jai Hind. Thank you. חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד להעניק